ऐसे व्यक्ति जो अपना एक डेमोक्रेसी का लवादा पहनकर और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों पर हमें भी निगाह रखनी चाहिए। चीन के लोगों पर तकनीकी चुराने की सूचनाएं मिली, भारत उन्हें एक नई आशा की किरण नजर आई। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। ये प्रधानमंत्री ने विश्व मंगलमय होने की बात कही, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, लेकिन जब आप कमजोर रहेंगे तो आपको कोई कुटुंब मानने से इनकार कर देगा। यह एक बड़ा ही दुखद पहलू है, लेकिन है। ट्रम्प के पास सूचना का अभाव भी होता है। उन्हें कभी कभी लगता है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं ठीक से सूचना नहीं देते। ट्रम्प 2.0 है, इससे भारत कैसे डील करेगा? सीमा संघोष के 6वें पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर श्रीस पाठक। जैसा हम सभी जानते ही हैं कि सीमा संघोष का ये जो पॉडकास्ट सीरीज़ है, हम इसके हर एपिसोड में भारत की सुरक्षा से संबंधित, विश्व राजनीति से संबंधित बहुत सारे विषयों पे हम बातचीत करते हैं और अलग अलग विषयों के अनुरूप हम गणमान्य अतिथियों को बुला करके एक्सपर्ट से राय लेते हैं, और जिसका एक उद्देश्य ये होता है कि एक तो भारत का आम जनमानस भारत की सुरक्षा के विषयों को भी समझे और सुरक्षा के विषयों को समझते हुए एक नागरिक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं, अपनी उस भूमिका को भी वो समझ पाए। आज इसी कड़ी में जो हमारा 6वां एपिसोड है सीमा संघोष का, आज जो हमने विषय लिया है वो है अमेरिका और भारत के संबंधों का। और ये विषय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी अमेरिका में ट्रम्प की वापसी हुई है, और ट्रम्प बहुत ही अलग तरह के नेता माने जाते हैं। ट्रम्प की वापसी हुई है, और ये जो विषय है कि जब आप अमेरिका पे बात करते हैं तो कहीं न कहीं पूरे विश्व राजनीति पे बात हो रही होती है। इसलिए इस गुरुतर विषय पे बातचीत करने के लिए संजोग से हमारे पास आज एक ऐसे अतिथि हैं जो इस विषय के लिए बहुत ही मुफीद व्यक्ति हैं, और मैं आपका परिचय कर रहा हूँ। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर राजीव नयन जी का। आदरणीय डॉक्टर राजीव नयन जी फ़िलहाल सीनियर रिसर्च एसोसिएट हैं मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एनालिसिस में। सबसे पहले राजीव जी, जो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि चूँकि अमेरिका में ट्रम्प आए हैं, और जब हम ट्रम्प को एक प्रेसिडेंट के तौर पे देखते हैं, एक नेता के तौर पे देखते हैं, और डिप्लोमेसी के सर्कल्स में वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल कहलाते हैं। ये जो अनसर्टेनिटी है वो उनका शायद प्लस पॉइंट भी है, और शायद वो एक अनसर्टेनिटी भरती भी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो मैं आपसे पहली टिप्पणी लेना चाहूँगा कि ये जो ट्रम्प 2.0 है, इससे भारत कैसे डील करेगा? देखिए, जैसा आपने सही बताया कि ट्रम्प में, प्रेसिडेंट ट्रम्प जिसे जाना जाता है, उनमें अनिश्चितताएं भी हैं, निश्चितताएं भी हैं, लेकिन दुनिया उन्हें समझने का प्रयास किया और एक अलग सा व्यक्तित्व उभर कर आया, और उस व्यक्तित्व को समझना हमारी चुनौती है, और उस चुनौती को उस बार भी हमने समझा और इस बार भी समझना पड़ेगा। क्योंकि वो देखिए, जहाँ बात होती है अनिश्चितताओं का, उसमें भी एक पैटर्न है उनका। उस पैटर्न को समझना पड़ेगा। वो चाहते क्या है? कई बार ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट की बात कही जाती है। देखिए, ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट तो हर एक को होना चाहिए, ट्रांजैक्शनल प्राइम मिनिस्टर भी होना चाहिए। अपने राष्ट्र के हित की सबको चिंता करनी होती है, लेकिन वह राष्ट्रीय हित दूसरे देश की राष्ट्रीय हित से हमेशा टकराव की स्थिति में नहीं रहे। अपने हित का आप साधन कीजिए, अपने हित की पूर्ति कीजिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमेशा दूसरे से टकराते रहिए, तो उसमें फिर बात आगे नहीं बढ़ती है। दोनों को, जिसे हम कई अपनी भाषा में बोलते हैं, दोनों को रिलेटिव लॉस होता है। एक म्यूचुअल गेन, आपसी जिसमें फ़ायदा होने का प्रयास होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस में दोनों को अपने हितों की साधना करनी चाहिए। एक कहीं ना कहीं जहां मिलता है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी दिनों से ध्यान लगाया था, और देखिए, जो फर्स्ट 4 हेड्स ऑफ स्टेट में माने जाते हैं जो उनसे मिले, और नेतान्याहू और इशिबा जैसे लोग ही मिल पाए थे। तो देखिए, ये भारत का महत्व भी दर्शाता है, और ट्रम्प समझता है कौन क्या है, और वो कहीं दूर तक खींच कर ले जाता है, लेकिन उसे समझौता करने भी आता है। और जब जो व्यक्ति अपने हित को जानता है
तो वो अनर्गल प्रलाप नहीं करेगा, वो करेगा, बोलेगा भी तो, लेकिन आएगा कि हमें कहाँ फ़ायदा है। तो ट्रांजैक्शनल हमें भी नुकसान नहीं है, करें, हमारी भी अपनी विश्व व्यवस्था में एक स्थान है और हम उस तरह तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे। अभी 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई यूक्रेन पीस, यूक्रेन की सॉवरेनिटी के फेवर में, और ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि अभी तक बाइडेन के टाइम तक यूएस ने ऑलमोस्ट सारे जितने भी यूएन में इस तरह के प्रस्ताव आए वो उनके सपोर्ट में था, और यहाँ पे बिल्कुल ट्रम्प के आते ही क्लियर डिपार्चर हुआ और उस प्रस्ताव के विपक्ष में खड़े रहे यूएस और रसिया, और भारत और चीन एब्सटेन कर रहे हैं। तो एक ट्रम्प के आने से ये जो डिपार्चर हुआ है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, और जैसे भारत चीन एक साथ नज़र आ रहे हैं कम से कम इस प्रस्ताव पे, और रूस और अमेरिका एक साथ नज़र आ रहे हैं, इसको कैसे समझें? देखिए, भारत, अभी प्रधानमंत्री ने बोला भी कि हम कभी तटस्थ नहीं थे, हम इस पर एक जिसे मेरिट बेस्ड, एक गुणात्मक हमारा इस पर एक हमेशा से कदम रहा है। तो जब अमेरिका और दुनिया चिल्ला रही थी कि रूस ने उनके ऊपर आक्रमण किया है और हुआ है, उस समय हमने बहाव में न जाकर, उन्माद में न जाकर, भावनाओं में न जाकर, एक बहुत ही सोची समझी नीति के अंदर अपना एक पक्ष रखा, और इस पक्ष में हमने किसी को भी समर्थन, गलत कार्यों का समर्थन नहीं किया, हम तटस्थ भी नहीं रहे। इस बात को मैं भी बार बार कहता था और कई जगहों पर मैंने बोला है कि भारत की रीति तटस्थता की नहीं रहती है, क्योंकि हम जानते हैं जो तटस्थ रहते हैं लिखा जाता है उनका भी इतिहास, तो हम इस तरह का गलत इतिहास लिखवाने के लिए नहीं बैठे हैं। और हमने उस समय भी कहा था कि देखिए, किसी भी देश का सॉवरेनिटी, जिसको संप्रभुता कहते हैं, अक्षुण्ण है, उस पर समझौता नहीं होना चाहिए। उनकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनका, उस पर क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। बातचीत के से किसी भी समस्या को सुलझाना चाहिए, और ये बात हम अभी भी रख रहे हैं। उस समय भी हम अब्सटेन करते थे। तो हम देखिए, हम कोई भी किसी भी तरह के उन्माद में आकर हमने कभी भी एक समझौता नहीं किया, नहीं अपने अपना पक्ष रखा। हमने बड़ा ही ध्यानपूर्वक दोनों पक्ष के जो सही बात थे उनको बोला। हमने पुतिन को भी कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था, और अभी भी हम बोलते हैं युद्ध का समय नहीं है। अब ट्रम्प बोलने लग गए हैं, पुतिन बोलने लग गए हैं, लेकिन हम तो बहुत पहले से बोल रहे हैं। तो हमें किसी के अनुयायी बनने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो रास्ता चुना था वो रास्ता आज के दिन में दुनिया को समझ में आ रही है। हमने उस कठिन परिस्थिति में, जब हम धमकी भी दी जा रही थी भारत को, उस समय भी हमने अपना पक्ष रखा और कहा कि देखिए, ये नहीं है, बातचीत करो, और आपका यूनिलैटरल सैंक्शंस को हम क्यों करेंगे, उस पर हम उसे क्यों अडॉप्ट करेंगे। तो हमने उस समय उन सैंक्शंस को रोका, लेकिन रूस जो भी वहाँ पर क्षेत्र लिया गया था, हमने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो अभी भी करेंगे, अभी भी हमारा वही रहा। अब ट्रम्प और पुतिन आ गए हैं तो एक नया, जिसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की लिखावट सामने नज़र आ रही है। लेकिन हमने इस सब को पहले पढ़ लिया था। ऐसा नहीं था कि ट्रम्प इस बात को आज कह रहे हैं, ट्रम्प बहुत दिनों से कह रहे थे कि जब मैं आऊँगा युद्ध नहीं होगा, और वो कह रहे हैं कि भाई रूस की बात को भी समझो। और हमारे यहाँ से बहुत लोग इस बात को कह रहे थे, हमारे कई कूटनीतिज्ञ भी कह रहे थे कि रूस को अगर आप नहीं समझोगे तो कैसे उसकी समस्या को नहीं समझोगे, उसकी सुरक्षा की जो जटिलताएं हैं उसे भी आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो इस तरह की घटनाएं होते रहेंगी। अब वही बात प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल रहे हैं, तो चलिए, अच्छी बात है, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जो समझ में आई बात वो ये कि भारत जिस पक्ष पे लगातार खड़ा है, जिस पक्ष को लगातार उजागर कर रहा है, आज पुतिन उस पर बात कर रहे हैं, आज अमेरिका उस पर बात कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल ट्रम्प के आने के बाद से ऐसा लगता है कि जैसे ट्रम्प बहुत जल्दबाजी में हैं और यूक्रेन क्राइसिस वो बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पे हैं, और रसिया को उन्होंने इनवाइट किया, पुतिन से बातचीत हो रही है। तो अगर ऐसा है तो फिलहाल इसमें भारत कहाँ है? देखिए, भारत का अपना पक्ष है, और भारत को अगर बुलाया, निमंत्रण दिया जाएगा तो अपनी भूमिका उस निश्चित ही निभाएगा। लेकिन हमें अनावश्यक एक नेतृत्व प्रदान करने का सोच जो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
एक बड़ा ही स्वाभाविक तरीके से हमने अपना पक्ष रखा है, और उस पक्ष को अगर नहीं भी बुलाते हैं हमें और हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, तो हमारी भूमिका वहीं आ जा रही है कि हमने देखिए हमारी बातों पर लोग चलकर मिले, कहीं भी मिले, सऊदी अरेबिया में मिले या कहीं जाकर आइलैंड में मिले, कोई हमें दिक्कत नहीं है। युद्ध समाप्त होना चाहिए और बैठकर साझा बातचीत होनी चाहिए। भारत के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रहित प्रथम है, और हमारे जो नेबरहुड के चैलेंजेस हैं वो तो जगजाहिर ही हैं। तो मैं आपका या इस एक विषय पे विचार लेना चाहता हूँ सर कि अभी बाइडेन की तरह ही ट्रंप ने भी F-16 जो उनका है अमेरिका का जो पाकिस्तान के लिए, उसके मेंटेनेंस फंड को ट्रंप ने भी अप्रूव किया है। बाइडेन ने तो अप्रूव किया ही था, ट्रंप ने भी अप्रूव किया है। तो इस ट्रंप को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के F-16 मेंटेनेंस फंड को आप अप्रूव कर रहे हो, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत में आप F-35 स्टील्थ जो जेट्स हैं उनको देने की बात कर रहे हो, कुछ हलकों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की भी बात चल रही है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे इसको देखा जाए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। तो देखिए, उनका अपना आर्थिक स्ट्रोक सुरक्षा हित है। किसी तरह से पाकिस्तान उन्हें एक समझाने का प्रयास करता है कि वह उनके लिए भू राजनीतिक के रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अन्य कारण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उनकी जब मेंटेनेंस होगी तो उनकी कंपनी को, अमेरिकी कंपनी को कुछ फ़ायदा होगा ही। तो ये ट्रंप इस बात को थोड़ा जल्दी समझ जाते हैं जहाँ भी आर्थिक हित की बात आती है। बाकी विषय पर वो थोड़ा समय लेते हैं। ट्रंप अभी लगता है कि इस जो F-16 का मुद्दा आपने उठाया, अभी केवल व्यापार की निगाह से देख रहे हैं। तो अब हमारी जो कोशिश होनी चाहिए और हमारी जो नीति होनी चाहिए वह इन खतरों को भी बताए। देखिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक नहीं होता है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारे कूटनीति को, चाहे हमारे बाकी लोग भी जो है, हमारे मित्र जो अमेरिका में रहते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे शक्तियों को भी मैं कहूँगा भारत को थोड़ा सचेत करना चाहिए। तो उस मुद्दे पर हम अलग से कर सकते हैं। अब बात आई, आपने F-35 की बात की, तो हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रेसिडेंट ट्रंप का। देखिए, उनमें उनका अपना एक सोच है, अच्छी बात है, स्वागत किया जाना चाहिए। जो एक समय ज़्यादातर वो टेक्नोलॉजी डिनाइल के लिए ही लगे रहते थे वहाँ के लोग, लेकिन एयरक्राफ्ट पर वो हमेशा से थोड़ा सा उदार रहे हैं, और हम अपनी सोच रखते हैं। हमारी एक अपनी प्रक्रिया है किसी भी हथियार को खरीदने की, जो अपनी इस प्रक्रिया के अंदर हमारी अपनी एक समीक्षा होती है, और हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो है, हमारे जो एयर फोर्स हो गई, इसके लिए विशेष करके उनकी राय ली जाती है। उनकी राय ही सर्वोपरि होनी चाहिए, होती है, और वो अपना एक असेसमेंट करते हैं। और लेकिन हाँ, ठीक है, जैसा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कोड डेवलपमेंट की भी बात हो सकती है, इस पर सोच विचार होगा, और हर पक्ष को, हर एक पहलुओं को की समीक्षा की जाएगी, बारीकी से समीक्षा की जाएगी, या क्या क्या देन दे सकता है या क्या क्या कर सकता है। इन सारी बातों को समीक्षा करके एक निर्णय लेंगे, तो अब हम इस प्रक्रिया के माध्यम से ही आगे जाएंगे। अभी चौथी खेप अमेरिका से आई है, जो इलीगल माइग्रेंट्स जिनको अमेरिका कहता है, और ख़ासकर जो पहली खेप जैसे आई थी, और दूसरी भी जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात चल रही है। तो अगर हमारे भारतवासियों के साथ किसी भी तरह का कुछ इल ट्रीटमेंट कोई भी देश करता है, तो ये बात बहुत चर्चा में रही कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये कहीं न कहीं हमारी स्टेटिज़म, हमारे संप्रभुता को भी छू के जाती है। तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज़ हैं जहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे सरफेस पे देखें इसको। जब पहली खेप आई थी, तो या तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि किस व्यक्ति को कैसे व्यवहार, किस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर वो आतंकवादी रहते, दुर्दांत कोई जिसे कहते हैं क्रिमिनल्स रहते, तो बात समझ में आती है कि आप हैंडकफ करके ला रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो लोग गए हैं, जिन्हें आपने इलीगली माना है कि इमिग्रेंट थे, माइग्रेंट जो भी कह लें, तो वो किस लिए गए हैं,
क्या वो आतंक फैलाने के लिए गए हैं या रोजगार के लिए गए हैं। लेकिन हमारी आपत्ति वही है कि आप एक तरफ तो दुहाई देते रहते हैं मानवीय मूल्यों का, और ये क्या मानवीय है। वैसे व्यक्ति जो कोई भी किसी भी तरह का आपको संकट नहीं पहुंचा रहे हैं, किसी भी, उनको ठीक है आप भेजिए, हमने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे, उसके पश्चात हम वापस लेंगे। दूसरी बात जो मैं इस पर ध्यान दिलाना चाहूँगा कि व्यक्ति और व्यक्ति में फ़र्क होता है। कुछ हो सकता है गए हो वहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं जो अमेरिका और कनाडा में बहुत सारे ऐसे जो यहाँ के जैसे क्रिमिनल एलिमेंट्स का भी वहाँ पर घुसपैठ हुआ है। तो हमें वहाँ पर इन अधिकारियों के साथ, वहाँ पर तो ट्रूडो तो चले गए और अमेरिका में भी कुछ लोग हैं जो कि यहाँ के आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, और यहाँ से कई ऐसे तत्व गए हैं, अवांछनीय तत्व। तो हमें उन पर एक कड़ा रुख रखने की आवश्यकता है, और हमें लगता है कि इस पर काफ़ी अच्छी सुधार हुआ है उनके विचार में भी, उनके अप्रोच में भी। जी जी जी। तो एक तरफ ट्रम्प के आने से हमें सीधे फ़ायदे दिखते हैं, ऑप्टिक्स के फ़ायदे दिखते हैं और ऐसा लगता है कि हम बेहतर स्थिति में हैं। दूसरी तरफ ट्रम्प खुद यूएस एड का मुद्दा उठाते हैं और वो कहते हैं कि भारत को पैसे की ज़रूरत नहीं है और हम क्यों इतने पैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म के नाम पे दे रहे हैं। ये बात सच है कि भारत को पैसे की ज़रूरत नहीं है, कम से कम हम दुनिया की 5 इकॉनमीज़ में हैं, तो सच में हमें किसी देश से इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए तो पैसे नहीं ही चाहिए। लेकिन ट्रम्प का सबके सामने ये कहना कि भारत बैलेट पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा लेता, वोटर आईडी से काम क्यों नहीं करता, तो ये तो एक तरह का इंटरनल इंटरवेंशन है। मतलब आप कहीं न कहीं ज़बरदस्ती, जैसे आप हमारी वल्नरेबिलिटी जो कि नहीं है, फिर भी आप सो कॉल्ड एक्सपोज करने की तैयारी में हो, जो कि है ही नहीं। ट्रम्प के पास सूचना का अभाव भी होता है। उन्हें कभी कभी लगता है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं ठीक से सूचना नहीं देते हैं। हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, व्यवस्था है, उनसे ज़्यादा प्रगतिशील है। हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उनसे पहले से स्टार्ट किया, और आप याद करेंगे तो जब जॉर्ज बुश राष्ट्रपति बने थे तो बहुत दिन तक एक संकट की स्थिति हो गई थी वहाँ के इलेक्टोरल प्रोसेस के चलते, पेपर बैलेट्स के चलते, जो कि भारत में हम कहीं आगे तकनीकी रूप से, जबकि अमेरिका तकनीकी रूप से एक समृद्ध देश माना जाता है, फिर भी उसके पास तकनीकी समस्या थी। तो देखिए हमारी इस जनसंख्या को जिस तरह से हम चुनाव और निष्पक्ष चुनाव, आप देखिए बोलने के लिए लोग बोल देते हैं लेकिन है, तो हमें अमेरिका से कम इस विषय पर जनतंत्र से सीखने की आवश्यकता नहीं, और हमारा जनतंत्र कहीं उनसे पुराना है, और हमने जनतंत्र आंगन और मंडप में बैठ के भी किया है, और कई जनतंत्र के कई रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं। हम सब जानते हैं जनतंत्र का एक तकनीकी पहलू भी होता है, वह भी हमने दुनिया को समझाया कि देखिए एक जब राष्ट्र जो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं माना जाता था, अभी तो हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, एक समय जो बहुत विकसित नहीं थे उस समय भी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हमने इजाद करके और बहुत ही सक्षम रूप से चुनाव प्रक्रिया की। तो ये बात है, अब उनके पास उनका पैसा कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो उनकी समस्या है। हम तो अपने मामले में बहुत ही स्पष्ट हैं। हाँ, हम निश्चित ही यह कहेंगे कि उनके पैसे से भारतीय राजनीति प्रक्रिया को अगर प्रभावित करने का कोई कोशिश कर रहा है तो हम इस पर हम भी सजग हैं, हम भी बहुत चिंतित हैं, और बहुत दिनों से हम आवाज़ भी उठा रहे हैं कि देखिए कई ऐसे तत्व हैं, सो कॉल्ड एनजीओज जिन्हें कहा जाता है, और साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो अपना एक डेमोक्रेसी का लबादा पहनकर और ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स का लबादा पहनकर बाहर से पैसे लेते हैं और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमें भी निगाह रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को एक्सपोज भी किया जाना चाहिए। हम भारत में मतलब अमेरिका की बात करते हैं तो ट्रम्प 1.0 में अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया था उन्होंने, और अभी जो ट्रम्प 2.0 है वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा की बात की। ग्लोबलाइजेशन, बॉर्डरलेस दुनिया और फिर राष्ट्र प्रथम, अमेरिकाज फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस कॉन्टेक्स्ट में फिर थोड़ा सा चीज़ें नहीं समझ में आती। और मोदी जी की जो समन्वय वाली नीति रही है, क्योंकि हमें विश्व की जो भी चुनौतियां हैं उसी में से बेहतर निकाल लेना है, तो मोदी ने जैसे कहा भी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो अगर मागा है तो मीगा भी है।
तो इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में मैं इस पे आपको सुनना। देखिए, शुरुआत हम करते हैं जो ग्लोबलाइजेशन की बात आपने की, वैश्वीकरण में, तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स कब हमेशा से नेशन स्टेट्स ही रहा। दो शब्दावली बड़ी उपयोग की गई, एक वैश्विक, एक अंतर्राष्ट्रीय। और वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय में क्या टकराव हो सकता है। एक वर्ग था वो कहता था कि नहीं, इसकी पूरी वैश्वीकरण होनी चाहिए, मतलब कि आपने कहा बाउंड्री को जो है नहीं उतना मैटर करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय ही रहा। जो नेशन स्टेट्स थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, वहीं पर निर्णय ज़्यादातर लिए गए। तो विश्व व्यवस्था में जो आपने अभी बात कही, नेशन स्टेट, राज्य और जिसे राष्ट्र अभी भी बरकरार है। नेशनल बाउंड्री के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। ठीक है, पहले के तुलना में हो सकता है हल्का सा फ्लेक्सिबिलिटी, एक बदलाव हम देखते हैं। अब बात आई भारत की। हाँ, भारत अगर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर नेशन स्टेट्स है तो हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं। हमें इस परिस्थिति को जानना ही होगा। और जब आपका शक्ति जब होगी, आपके शक्ति अशक्ति का मतलब मैं कह रहा हूँ आर्थिक शक्ति से लेकर हर एक तरह की शक्ति, तब जाकर आपका स्थान इस तरह की नीति जो वैश्वीकरण की भी नीति होगी उसकी अलग होगी। आपको मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक समय इसमें कई दूसरे पक्ष भी है। जब बहुत ज़्यादा आपने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात की थी, जब एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सामने आने लग गया तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस था उसको डिस्पर्स कर दिया गया था। और चीन उत्तरोत्तर आप देखें कि उसने एक जो ग्लोबल प्रोडक्शन में अभी तो करीब करीब 30% उसकी हिस्सेदारी है और अमेरिका की हिस्सेदारी कम होती चली गई। तो जो हिस्सेदारी कम होती चली गई, क्या अमेरिका के न चाहने के बावजूद होती गई? नहीं, अमेरिका चाहता था कि कुछ जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है, बाकी प्रोडक्शन है, और साथ साथ एक सोच थी कि पूरा वर्ल्ड को इंटीग्रेट कर दो, चाहे इंटरडिपेंडेंट, जैसा कि जोसेफ नाई और रॉबर्ट कोहेन ने अवार्ड किया था, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस करो, जिससे कि वहाँ पर भी संकट नहीं हो, हिंसा नहीं हो, कुछ फ़ायदा होते रहे। तो एक बड़ा ही एक जटिल सोच थी उसमें। और अमेरिका, जो आप अभी लोग बात करें अमेरिका फर्स्ट, मागा जो भी कहिए, वो सोच उस समय भी थी। अभी थोड़ा प्रोनाउंस ज़्यादा हो रहा है, उस समय प्रोनाउंस थोड़ा कम हुआ करता था, लेकिन सोच वही थी। और आज के दिन में भी जो भारत भी है, उसी को अपनी स्थिति में, अपनी उस परिस्थिति को समझकर अपने आप को आगे ला रहा है। तो भारत की भी सोच होनी चाहिए कि अपने विश्व की हम कामना करते हैं, विश्व के मंगल, प्रधानमंत्री ने विश्व मंगलमय होने की बात कही, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही, लेकिन जब आप कमज़ोर रहेंगे तो आपको कोई कुटुंब मानने से इनकार कर देगा। यह एक बड़ा ही दुखद पहलू है, लेकिन है। तो इस तरह से हम दोनों में एक सामंजस्य स्थापित करने का एक प्रयास करते हैं कि हम विश्व को आगे, विश्व प्रगति की ओर, विश्व शांति की ओर, साथ साथ विश्व बंधुत्व की ओर बढ़े, लेकिन अपने लोगों का विकास करके ही। और उसमें दोनों में कहीं टकराव वाली हम एक नीति नहीं रखते हैं, एक विचार नहीं रखते हैं। यह भारत का बड़ा पुरातन एक सोच है, और उस सोच को आगे लेके बढ़ा जा रहा है। विश्व आत्मा की बात हम करते हैं। देखिए, हम विश्वकर्म की बात करते हैं, विश्वकर्मा, वर्ल्ड को क्रिएट करना है या कुछ भी करना है। और विश्व जीत हम चाहते हैं कि विश्व गुरु बनकर ही करें, विश्व बंधु बनकर ही करें। तो इस तरह की हम है, विश्व की हमारी एक समझ है, और हम उसी समझ के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। एक टिप्पणी मैं आपकी लेना चाहता हूँ। अभी जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल 13 फरवरी को ही अपने मोदी जी यूएस में विज़िट करते हैं। अभी यूरोपियन लीडर्स उनसे मिल नहीं पाए हैं और भारत के प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं। और ये जो बैठक हुई बहुत अच्छी रही, काफ़ी चर्चा में रही। मोदी एलन मस्क से भी मिलते हैं, कई लोगों से बातचीत होती है। अभी भारत ने जो डील किया है उससे भारत के लिए अमेरिका जो है टॉप ऑयल और गैस सप्लायर हो गया है। और यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए, ट्रस्ट इनिशिएटिव डिफेंस और एआई सेमीकंडक्टर के लिए,
और इंडो पैसिफिक पे कुछ बातें हुई। इंडो पैसिफिक में अलग से मैं सवाल लूँगा, लेकिन अभी उनकी इस मीटिंग पे मैं आपकी टिप्पणी लूँगा। तो क्योंकि ये मीटिंग काफ़ी चर्चा में आई, तो कैसे लगा आप इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि भारत की महत्ता को दिखाता है और एक बड़ा ही भारत की एक सोच जो विश्व समस्याओं से लेकर विश्व प्रगति के लिए है। ट्रम्प चाहते हैं कि उसमें भारत को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और देखिए, सबसे पहली बात है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई भी नई तकनीकी जिससे लगता है कि वह काफ़ी विश्व व्यवस्था और बाकी व्यवस्था के ऊपर भी, अर्थव्यवस्था हो या सुरक्षा व्यवस्था हो, सब पर जोरदार एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर आजकल हम उसी को एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। डिसरप्टिव तो थोड़ा निगेटिव हो गया, लेकिन इमर्जिंग में थोड़ा पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा रहता है। तो उसमें हम एक संबंध बनाए हुए हैं। देखिए, उनका एक अध्ययन था, उस अध्ययन में पाया कि देखिए, अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा लैब्स में बैठते नहीं हैं और कहीं ना कहीं उनका लैब्स खाली होता था, तो कौन उसे भरेगा। तो एक तो ज्यूज़ थे, यहूदी वर्ग था जो जाता था, उसके बाद चीन के लोग जाने लग गए। लेकिन चीन के लोगों पर तकनीकी चुराने की, एक गलत तरीके से अपनी चीज़ों को चीन तक पहुंचाने की सूचनाएं मिली। तो भारत उन्हें एक नई आशा की किरण नज़र आई और पिछले कहेंगे कि 20-22 वर्षों से उत्तरोत्तर भारत के छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई अमेरिका जाने है। उसके पहले चीन नंबर 1 हुआ करता था। तो देखिए, तकनीकी के क्षेत्र में बहुत जगह पर हम सीधे राष्ट्र जिसे कहते हैं स्टेट टू स्टेट भी हो रहा है, लेकिन कई जगह पर भारतीय नागरिक और भारतीय जो वैज्ञानिक हैं उनके लैब्स को काफ़ी संभाल रहे हैं। और एक समय ऐसा था कि एक उनका नाम मैं नहीं लूँगा, उनका एक जो शोध संस्था थी, सुरक्षा पर ऊपर शोध करती थी, सरकारी संस्था थी, वहाँ से एक डेलीगेशन आया था और उस डेलीगेशन के 90% लोग भारत के मूल के थे। और वो यहाँ के लोगों के साथ बैठकर क्या हम आगे कर सकते हैं, और बहुत सारी गंभीर चर्चाएं हुई थी और आगे बहुत बातें आगे बढ़ रही हैं। और मोदी जी के इस जो वहाँ पर जाकर उन्होंने जो विजिट हुआ, उससे और भी मजबूती से बातें आगे बढ़ेंगी, नए क्षेत्रों की तलाश की जाएंगी। और भारत और अमेरिका दोनों ही जनतांत्रिक राष्ट्र हैं और ठीक है, 2 राष्ट्र हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नज़र आएगी, समस्या होगी ही। तो लेकिन उन समस्याओं को हमें एक अलग तरीके से उसका समाधान करना होगा। लेकिन कहाँ सकारात्मक रूप से हमारे लोग वहाँ जाकर बढ़ेंगे। और जैसे हम भी जब भी जाते हैं और हमारे जो चिंतक जाते हैं, हमारे समाजसेवी जब जाते हैं अमेरिका में, तो वो कहते हैं कि भाई देखो, अपने राष्ट्र के प्रति तुम समर्पित रहो, जहाँ तुमने जिसे कहते हैं होस्ट कंट्री और होम कंट्री, जो डायस्पोरा की भाषा में बोलते हैं हम, तो उसमें कहते हैं कि होस्ट कंट्री के प्रति कभी भी डिसलॉयल्टी मत करो। ये भारत ही बोल सकता है, 5th स्टेट नहीं वहाँ पर बनना है। आपको उस राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहना है और अपने जहाँ से आप आए हैं, अपनी जन्मभूमि हो या अपनी जो कुल भूमि हो, उन दोनों के प्रति भी एक आप संबंध रख सकते हैं। और तो आगे बात बढ़ रही है और हर तरीके से मल्टी डायमेंशनल जिसे कहते हैं एक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और इसमें जब प्रधानमंत्री जब गए, ट्रम्प से बात किए, तो अगले 4 साल का एक रूपरेखा निश्चित ही तैयार हुई है और उसमें हम आगे काफ़ी बढ़ेंगे, न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में वरन अन्य क्षेत्र में भी हमारी काफ़ी सोच आगे बढ़ी है। सर, मैं अगला सवाल लेना चाहूँगा, थोड़ा पर्सनलाइज सवाल बना रहा हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि अगर मैं आपके अकादमिक जीवन को थोड़ा अलग भी कर दूँ तो भी आपका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। 1993 से तो सिर्फ आप IDSA में ही हैं
और IDSA में होने का अर्थ ये है कि विश्व राजनीति को बहुत ज़्यादा करीब से आप एक्टिवली एज ए प्रैक्टिशनर, एज ए लर्नर, एज ए स्कॉलर आप उसको देख रहे हैं। मुझे भारत के बारे में आपसे सुनना है कि यूक्रेन रसिया तो ठीक है, एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट बनता है और हमारे ही टेम्पलेट पे वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक में सर क्या स्थिति है और वहाँ हमारी भूमिका कैसे है? हम बस रटते थे इंडियन ओशन एज जोन ऑफ पीस। जब मैं छात्र था तो इस पर बहुत सारे टर्म पेपर लिखे गए थे। कभी कभी तो नया करने की आवश्यकता नहीं थी, दूसरे की पेपर पढ़िए और एक नया पेपर लिख दीजिए। लेकिन बाद में जब शीत युद्ध की समाप्ति हुई तब हुआ कि भाई कई लोगों ने सवाल उठाया कि इसे इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों नहीं किया जाए। और यहाँ से इतने ट्रेड्स गुजरते हैं, इतने अपने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बाद भी कई तरह के, तो भारत एक समृद्ध, तुलनात्मक रूप से समृद्ध राष्ट्र है, इसकी नेवी भी बहुत अच्छी है, तो आप इसको ताकतवर क्यों नहीं बनाते हैं। और आपने अभी जो इंडो पैसिफिक की बात की है उसमें बड़ा प्राचीन काल से हमारा एक संबंध रहा है और एक उसमें हमारे जो व्यापारी थे वो भी एक बड़ा ही अजीब सा व्यवस्था थी। व्यापारियों का समूह भी अपनी एक सुरक्षा का चिंतन, एक सुरक्षा की व्यवस्था लेकर जाया करता था। और सार्थवाह उसमें एक शब्द है, किताब भी लिखी गई है उसके ऊपर कि किस तरह से यह व्यापार और सुरक्षा और संस्कृति तीनों कहीं भी विरोधाभास नहीं था और हमें कहीं ना कहीं से एक दक्षिण एशिया में सिमटाने की कोशिश की गई। तो भारत का जो अब का और होना चाहिए, मैं मानता हूँ इंडो पैसिफिक जिसे कहा जा रहा है वो हमारा एक स्वाभाविक क्षेत्र है। दक्षिण एशिया हमारा क्षेत्र नहीं है, ये हमें ज़बरदस्ती इसमें ढकेल के हमें सीमित रखने का प्रयास किया गया और हमें उस सैकल जिसे कहते हैं उस जंजीर को तोड़ना है। और उस जंजीर को बहुत दिनों से पहले एक समय नरसिम्हा राव ने लुकिस्ट कह के बात की थी। लुकिस्ट में भले ही लगता था कि ये आर्थिक सोच है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक सोच भी थी और मोदी जी ने इसे एक्ट ईस्ट करके लाया। और जो इंडो पैसिफिक आपने सही बात बताई, तो ये बड़ा ही एक इंटीग्रेटेड सोच है। अभी लग रहा है कि चलिए क्वाड आ गया, कहीं ना कहीं से फिर से सीमित करने की कोशिश की जा रही है। तो हम तो बोलते हैं क्वाड प्लस होगा, क्वाड प्लस में कौन प्लस होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अब देख रहे हैं कि बहुत सारे राष्ट्र आ रहे हैं क्वाड प्लस में, यहाँ तक कि यूरोप से भी, फ्रांस से लेके कई देश कह रहे हैं कि हमें भी शामिल करो। तो देखिए एक बड़ा ही एक अजीब सा एक क्षेत्र के रूप में आपने बोला उभरने जा रहा है और भारत उसमें हर तरह की भूमिका निभानी पड़ेगी। हमें सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा, हमें अपनी सांस्कृतिक चेतना पर भी ध्यान देना होगा, सजगता पर भी ध्यान देना होगा। कुछ चीज़ें जैसे अभी हमारे कई संस्थाएं कर रही हैं कि उस क्षेत्र से जाकर जो पुरानी पांडुलिपियां हैं उन पांडुलिपियों में बड़ा ही ज्ञान अभी छिपा हुआ है, उन पांडुलिपियों को लाना होगा। और एक इस क्षेत्र का क्या एक सोच था, और हम नहीं कहते कि हमारा जैसे आरसी मजुमदार ने कुछ लिख दी आपत्तिजनक बात कि उधर हमारा एक कॉलोनी भारत का था, ऐसा हमारा सोच नहीं था। हम देखिए वहाँ की संस्कृति बड़ी अजीब तरीके से बढ़ी थी, हमारे बीच संबंध हुए थे, हमारे नाविक जाते थे, व्यापारी जाते थे, सीमित रहते थे अपने पोर्ट टाउन में, ज्ञान का केंद्र लेके साथ साथ वहाँ पर लोग जाते थे और वो लोग सुनते थे। श्रवण पद्धति थी और उस श्रवण पद्धति से उन्हें लगता था कि बड़े अच्छे अच्छे विचार हैं, तो उन विचारों को ग्रहण करते थे और वो अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उसी तरह से चलाने का प्रयास करते थे। हमने इन्वेजन नहीं किया था, हमने अपनी बात हम क्या कैसे करते हैं बस उन्हें वही बताते थे, अपनी कथाओं को बताते थे कि हम क्या मंदिरों में कथा कहते हैं, उसके पीछे क्या मोरालिटी क्या होती है, उसके पीछे का क्या संदेश होता है, ज्ञान क्या होता है, लोग किस तरह से व्यवहार कर, वही बताते थे। तो इस तरह से हमारी संस्कृति फैली। ठीक है, वो संस्कृति को आज के दिन में फिर से परिभाषित की जा सकती है, लेकिन उन सब ज्ञानों को लाना होता है। एक बड़ा ही अजीब सा आप इस क्षेत्र में देखें कि एक बन के उभरेगा एक समाज, और जिसे अमेरिका कहती है ना, यूरोप कहती है वहाँ के लोग की एक यूरोपियन कम्युनिटी, उससे कहीं बड़ी कम्युनिटी बनकर यहाँ उभरेगी, जिसका देखेंगे प्राचीन काल में एक
नॉन कन्फ्रंटेशनल एक हिस्ट्री रहा है, एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस रहा है। उसमें किस तरह से सुरक्षा को किया, जैसे पैरेट्स उस समय भी थे, सागर दस्यु उस समय भी थे, और सागर दस्युओं को कैसे किया जाता था उस समय भी देखिए। जब सिल्क रोड कोलैप्स कर गया था हान डायनेस्टी के बाद, तो नई जो क्या हो सकती थी जो सी रूट्स, उसका भी तलाशा गया था, और वो तो सामने आई है बात कि कौन कौन सी रूट्स आए थे। लेकिन कैसे बनी, क्यों बनी, ये सारी बातें जब उभरेगी तब लोग एक साथ और नज़दीक आएंगे। सांस्कृतिक, आर्थिक, सुरक्षा, एक पूरा का पूरा, जिसे अब कहते हैं ना आज के अंग्रेजी भाषा में जियो पॉलिटिकल, जियो कल्चरल, जियो इकोनॉमिक्स, तो देखिए ये सारी चीज़ों का समावेश हमने बहुत पहले किया था, और बिखरी हुई इस ज्ञान परंपरा को एक साथ समेकित करने की आवश्यकता है। तो इंडो पैसिफिक एक नया एक रूप लेकर उभरेगा, जिसे अभी लोग देख रहे हैं केवल बहुत ही सीमित दायरे से कि हाँ भाई ये चाइना को कंटेन होगा, और या कुछ यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ होगी, उससे कहीं ज़्यादा होंगी, कहीं ज़्यादा, और एक बड़ा ही भावुक संबंध भी बनकर इन लोगों का उभरेगा, ऐसा मेरा मानना है। विश्व राजनीति को देखने के बहुत सारे चश्मे हैं, और एक चश्मा ऐसा है जो ये कहता है कि आने वाले जो 10 से 15 साल हैं, या शायद 5 से 10 साल ही ऐसे हैं जो बहुत ही विश्व राजनीति के लिए फ्रेजाइल होने जा रहे हैं। अगर उस तरीके से सोचना शुरू करें, ताकि मैं आपसे उत्तर ले सकूं, ट्रम्प बिल्कुल फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, और अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष कौन है इस बात से विश्व राजनीति को फ़र्क पड़ता है। इजराइल पैलेस्टाइन, जिस तरीके से ट्रम्प ने रूस यूक्रेन में डिपार्चर किया और बिल्कुल कॉन्क्रीट पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। चाइना बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, चाइना के दूसरे भी अपनी मंशाएं हैं। भारत का जो नेबरहुड है, एक तरह का ट्रबल्ड नेबरहुड है, पाकिस्तान हमारे बगल में है, चीन, बांग्लादेश की स्थिति आपसे छिपी नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में विश्व राजनीति में बहुत कुछ खतरनाक मोड़ भी आ सकते हैं। अगर मैं इसको मान लूँ कि हाँ आ सकते हैं, तो क्या भारत के लिए ये एक मोमेंट ऑफ रिकॉर्डिंग है, या एक अपॉर्चुनिटी है, या हमारे लिए एक टेस्टिंग टाइम है? हमें कैसे देखना चाहिए? नहीं देखिए, हम तो विकसित भारत का भी लक्ष्य है हमारा 47 तक। निश्चित ही, और विकसित भारत के लक्ष्य में हमें एक अस्थायी विश्व की आवश्यकता होगी, ये हमें मानना चाहिए। और जो इंडिकेशंस आ रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि विश्व में हो सकता है कई सारे कानूनों को फिर से लिखा जाए, क्योंकि ट्रम्प बहुत खुश नहीं है और अमेरिका खुश नहीं है जो विश्व कानून बने हुए हैं, और वो उसे लिखना चाहता है। विश्व व्यवस्था से उन्हें लगता है कि विश्व व्यवस्था, अमेरिकी जो डोमिनेंस है उसको ठीक से, और चाहे अमेरिका को जो महत्व मिलना चाहिए उसे ठीक से मिला नहीं है। और ये कुछ शीत युद्ध का ही अभी जो कानून है, और जिस तरह के कंसेशंस हैं, जैसे टैरिफ की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका कुछ ज़्यादा ही कंसेशंस देते रहा है। और क्योंकि उस समय उसकी एक मजबूरी भी कह सकते हैं, उसकी रणनीति भी कह सकते हैं, या उसकी एक सोच भी कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट पावर जैसा एक कॉन्सेप्ट भी आया। यद्यपि सॉफ्ट पावर से मुझे थोड़ा शब्दावली से हल्का सा मैं इसे कहता हूँ, केयरफुल रहता हूँ कि इसके कई सारे इम्प्लीकेशंस, मीनिंग वो यूज़ करने का है। तो कई बातें थी, और आज के दिन में अमेरिका लगता है कि नहीं, हमें फिर से रीडिफाइन करना चाहिए वो वर्ल्ड सिस्टम को। और देखिए, कोई तुक नहीं है कि अमेरिका एक रूस से लड़े। अब वो पुराना सोवियत संघ तो रह गया नहीं रूस, वह यूरोप का एक राष्ट्र है जैसे बाकी राष्ट्र हैं। और उनके जो लोग हैं, जब एक समय शॉट डाउन किया गया था ड्रोन को, रशियन ड्रोन को यूरोप में, तो उसमें से करीब 70% जो स्पेयर पार्ट्स थे, टेक्नोलॉजीज थे, वो सब पाश्चात्य वर्ग के थे, पाश्चात्य देशों के थे। और वहाँ अगर आप देखेंगे जो उनका रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज जिस तरह से फ्रांस, जर्मनी, बाकी सब राष्ट्रों के साथ मिलकर नए वैज्ञानिक शोध कर रहा है, जिस तरह से उनकी पुरानी जो परमाणु बम की कुर्ताचेव से लेकर कई सारी संस्थाएं जो है,
वो सारी संस्थाएं जो अभी हैं, जो उनका लैब्स का जो इंस्टीट्यूशंस है, और बहुत सारे जो कोल्ड वॉर का इंस्टीट्यूशन चाहे बाद में उनके संस्थाएं आई, उसमें बहुत ही यूरोपियन देशों के साथ उनकी एक अलग समझ है। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक उनकी सोच टकरा गई यूक्रेन, और यूक्रेन की संकट पैदा कर दिया। लेकिन उससे, जिसे ट्रंप सही बोलते हैं, कई बार होता है कि ट्रंप के जो नैरेटिव है, जो वहाँ के डोमिनेंट नैरेटिव अमेरिका की भी है या यूरोपीय देशों की है, उससे जमती नहीं है। लेकिन बात वो कहीं ना कहीं कई बातें वो सच बोलते हैं कि भाई क्या आवश्यकता है लड़ने की, जब मिलजुल के काम कर ही रहे हैं तो काम करो। सीधा टकराव है। अननेसेसरली आप अनावश्यक रूप से आप लड़ रहे हैं उससे, अब पूरी दुनिया को परेशान कर दिए, सैंक्शंस लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो देखिए एक पहलू है, तो इसलिए वहाँ पर एक वर्ग ऐसा भी है, वो चाहता है कि रूस और चीन के बीच एक विभाजन किया जाए, जिससे, और देखिए अगर ऐसी व्यवस्था आती है, अगर रूस को लेकर अमेरिका साथ व्यापार करता है, व्यापार इन द सेंस कि बिजनेस करता है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन मैनेजमेंट करता है, और चीन अपने आप को कहीं दूर पाता है, चीन से उसकी दूरी बढ़ा देता है, तो हमारे लिए बुरा क्या है? हमारे लिए तो बहुत अच्छा। अगर चीन भारत के साथ मिलकर कार्य करता है, चीन के रूस के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर काम करता है, दूसरों के साथ भी मिलकर कार्य करता है, हमारे लिए क्या बुरा है? जी, जी। हम तो, हमारी पुरानी सांस्कृतिक संबंध रहे हैं चीन के साथ, तो हम तो इसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो आपने बात कही कि क्या एक नई व्यवस्था, विश्व व्यवस्था बनकर उभरेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है सचमुच एक नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है। और इस 4 साल में ट्रंप बहुत मूलभूत परिवर्तन करने के लिए आप संकल्पित। अब लेकिन उस कितना आपके बाकी जो पुरातन व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था जो है, वो कितना उन्हें खींचती है, कहाँ पर सामंजस्य स्थापित होता है, जिसे हम बैलेंसिंग कहते हैं, और वो कहाँ पर वो भी निगोशिएट करते हैं, तो ये कहाँ पर वो जाकर रुकती है। लेकिन वो संकल्पित है एक नई व्यवस्था बनाने के लिए। वो हर चीज़ से नाखुश है, क्योंकि ये अमेरिका को नहीं दे रहा है फायदा। लेकिन जब वो पाएंगे कि अगर इस टकराहट से उन्हें और नुकसान होगा, तो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो वो बड़ा ही एक अलग एक हमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ हमेशा तलाश करते रहना होगा, कि वो उन्होंने एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट, जिसे कई बार लोग बोलते हैं, या कुछ इस तरह का एक जोरदार बयान दिया, चाहे जोरदार एक नीति लाया। अब उस नीति का किस तरह से दुनिया उस पर प्रतिकार करती है, किस तरह से प्रतिक्रिया करती है, उसके बाद कैसी स्थिति उभरती है। अब देखिए आज के दिन में वो कह रहे हैं कि हम परमाणु बम विश्व से हटा देंगे, बड़ा अनावश्यक खर्च बढ़ रहा है, ये ट्रंप बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि $900 बिलियन मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, $700 बिलियन मैं क्यों खर्च कर रहा हूँ, रूस 1000 बिलियन क्यों खर्च कर रहा है, और चीन तो चलो थोड़ा कम खर्च कर रहा है। तो देखिए वो इस तरह की अब सोच ला रहे हैं। तो ये सोच एक बड़ा ही, मैं तो क्रांतिकारी कहूँगा कि है। तो इस सोच पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं, तो इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। तो ये देखिए ट्रंप को बड़ा ही टोटलिटी में देखना होगा, और बहुत ही सादा। उसके बाद भारत, जहाँ निरस्त्रीकरण होता है, हमें साथ में हमेशा है, लेकिन अब अपनी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस पे हमें देखना होगा, अगर सचमुच वो न्यूक्लियर वेपन्स कन्वेंशन बना के लाते हैं, अति उत्तम। और उस तरह से कहीं जो ऐसा कोई अस्थाई, जिसे कहते हैं अस्थिरता करने वाला कोई तकनीकी आते हैं, तो अगर ट्रंप उसका विरोध कर रहे हैं तो हम लोग भी विरोध कर सकते हैं। तो हमें हर चीज़ को उसके मेरिट पे जाना होगा, और न कि एक ट्रंप है तो उससे हमें विरोध करना है और हर एक उसके बात को समर्थन देना है। और हम किस तरह से बाकी दुनिया के देशों के साथ भी मिलकर कार्य कर सकते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और किस तरह से रूस के साथ तो हमने बड़े अच्छे तरीके से पिछले 3 सालों में एक अपनी स्वतंत्र एक सोच और नीति बनाई। वो मोदी सरकार को हम निश्चित ही बधाई देना चाहेंगे, बड़ा ही काबिल तारीफ़ है। और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को भी
बचाए रखा अपनी इस नीति से। देखिए तेल सही समय पर मिलते रहा, जो भी दाम रहा उचित मूल्य पर ही मिला, और उससे हमने आगे भी अपना सर के हाँ, तो ये सारी बातें बहुत आवश्यक होती है। अगर आप कमज़ोर हो जाते हैं तो आप तो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा, उसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर, सीमा संघोष परिवार बहुत आभारी है क्योंकि ट्रंप को हमने आपके माध्यम से आज लगभग अनफोल्ड कर दिया है। ट्रंप दुनिया के लिए अभी भी फुल ऑफ सरप्राइजेज और अनसर्टेनिटीज़ हैं, लेकिन हमारे सीमा संघोष के सुनने वाले जो नागरिक देशभक्त हैं उनके लिए लगभग ट्रंप अनफोल्ड हुए हैं। और दुनिया के किसी भी देश की सीमाएं आइसोलेशन में नहीं होती हैं। विश्व राजनीति में क्या घटता है उसकी सुरक्षा पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और विश्व राजनीति में अमेरिका में क्या हो रहा है, उसको कौन लीड कर रहा है, उस ट्रंप को जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस कड़ी में हम निश्चित रूप से सफल हुए हैं। सीमा संघोष परिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।